आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय गिरफ्तार, सेंट्रल जेल लेकर पहुंची पुलिस। चौपाटी नहीं हटाने को लेकर जमकर हुआ हंगामा। गरियाबंद में बुलडोजर एक्शन पर बवाल, ग्रामीण बोले पक्षपात पूर्ण कार्रवाई, सरपंच पर मनमानी के लगे आरोप। धान उपार्जन केंद्र शिफ्टिंग पर किसानों का चक्का जाम, डोंगरी पाली केंद्र हटाने से ग्रामीणों में आक्रोश, तनाव के बीच पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। सीएम साय की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक, योजनाओं को लेकर दिए बड़े निर्देश, कहा पात्र हितग्राही तक योजनाओं का पहुंचे लाभ। अब छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों की जानकारी देंगे स्कूलों के प्राचार्य। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताई वजह, ऐसे काम पर नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। साइंस कॉलेज मैदान स्थित चौपाटी को हटाए जाने के विरोध में समर्थकों और दुकानदारों के साथ पूरी रात धरना देने वाले कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उन्हें अपने साथ सेंट्रल जेल लेकर पहुंची। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। दूसरी तरफ नगर निगम के दल ने पुलिस के सहयोग से चौपाटी हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एनआईटी के सामने स्थित चौपाटी को हटाए जाने के आदेश के बाद विकास उपाध्याय अपने समर्थकों और दुकानदारों के साथ चौपाटी स्थल में ही पूरी रात धरने पर बैठे रहे। वहीं जब दस्ता और पुलिस क्रेन लेकर चौपाटी पहुंचे तो उनका सामना विकास उपाध्याय और उनके समर्थकों से हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। विकास उपाध्याय अपने साथियों के साथ क्रेन के सामने ही लेट गए थे। मौजूद लोगों ने राजेश मूणत के खिलाफ भी नारेबाजी की। विकास के दावा किया गया कि एक नेता की जिद की वजह से चौपाटी हटाई जा रही है, वह इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगली खबर गरियाबंद से है, जहां पर पांडुका पंचायत में लगभग एक सप्ताह पहले की गई बुलडोजर कार्रवाई अब विवादों में घिर आई है। पंचायत की ओर से दावा किया गया था कि शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण करने वाले सभी 17 अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन अब प्रभावित ग्रामीण इस दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में टूटी छतों और उजड़े आशियानों के बीच ग्रामीणों ने इसे चुनिंदा और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बताया है। शुरुआत से ही कार्रवाई का विरोध कर रही चंचल निर्मलकर ने आरोप लगाया है कि पंचायत ने 17 अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने का दावा किया, पर वास्तव में केवल 6 लोगों के ही मकान तोड़े गए, जबकि सरपंच के परिवार और नजदीकी लोगों को छोड़ दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच के परिजन बिजली बिल बकाया होने और अवैध रूप से आवास योजना का लाभ लेने के बावजूद किसी भी कार्रवाई की जद में नहीं आए। इस मामले में ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई है। प्रभावित लोगों का कहना है कि वे प्रशासन और पंचायत के सामने लगातार गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात तक नहीं सुनी। जब वे अपनी बात रखने कलेक्ट्रेट पहुंचे तो उन्हें सुनवाई के बजाय थाने में आरोपी की तरह बैठाकर रखा गया। अब ग्रामीण खुलकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी बात सुनी नहीं गई तो वे जल्द ही भूख हड़ताल पर बैठेंगे। को तोड़ा गया है करके सरपंच द्वारा झूठी प्रोत्साहन बटोरने वाली सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रही हूँ, क्योंकि 17 घर नहीं तोड़ी है, वो सिर्फ 6 घर तोड़ी है। 17 घर दिखाया सरपंच, और अगर 17 नहीं दिखा रही है तो धारा 40 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। बस मैं यही चाहती हूँ कि धारा 40 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। क्यों अपना घर नहीं तोड़ी, क्यों पानी ले रही, क्यों बिजली ले रही, क्यों फ्री का बिजली ले रही है? मेरे पास प्रूफ है, उसका सारा चीज प्रूफ लेके बैठी हूँ। आए सरपंच बात करें। क्या सरपंच जो घर में बिजली ले रही है वो घर हाँ, भी अभी भी हाँ, सरपंच सरकारी क्वार्टर में रह रही है, अभी बिजली ले रही है। उसका पिताजी का 40,000 भुगतान अभी पेंडिंग है, फिर भी वो बिजली ले रही। दादाजी कब्जा किए हुए थे सर, जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ। मेरे पिताजी दादाजी के मेरे को दिए हैं वहाँ पे, अलग अलग हो जाने के बाद में कई 50 साल हो गए कम से कम वहाँ। और उनके बाद में मेरे को राशन कार्ड बना हुआ है, वहाँ मैं रह रहा हूँ। और उसके बाद मेरे को अभी वो दिए है कि आप घर खाली करो, कि तहसीलदार जी आए थे। तो मैं कहाँ जाऊँगा अपने बाल बच्चों को लेकर? 3 साल की मेरे बच्ची है, एक जन मेरा लड़का हुआ 1 महीने का, अभी मैं कहाँ जाऊँगा मैं?
और मेरे को सिर्फ नोटिस 3 लोगों को नोटिस दिया हुआ है, बाकी लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया कि घर खाली करोगे क्या। और कितने लोगों का है ऐसे नाम इसमें? और तो पूरा मोहल्ला बना हुआ है, कम से कम 23 लोगों को नाम है और सिर्फ 3 लोगों को दिया हुआ है नोट घर खाली करोगे, बाकी लोगों को नहीं दिया गया है। भैया से सरपंच आके तोड़ी से बे सीधा जेसीबी पकड़ के आई से हमन बाल बच्चे समेत सब रहन घर में, मैं काम करत रहे हूँ, दिया बनात रहे हूँ, सरपंची नहीं से बे और सीधा जेसीबी लगवा दी सो है कि तोड़े घर ला करके। तो एक पहले का आप लोग कभी नोटिस वगैरह दिए? नहीं, नोटिस नहीं मिले है मोला, तोड़े ओड़े के कोई नोटिस नहीं मिले है, सीधा ही से हाँ। और लगा दी इस गाड़ी। तो आप कब से रहते हो घर में? मैं हाँ घर में बहुत दिन से रहते रहे, 4-5 साल से रहते रहे मैं। हाँ, तो कते कन यहाँ आवाज टूटे? यहाँ मात्र 4-5 जन के भर टूटे, बाकी किसी के नहीं टूटे है। जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। पंचायती राज अधिनियम के तहत सबको शासन के आदेश पे सबको नोटिस जारी किया गया था 3 से 4 बार, और चौथा नोटिस में ये लिखा हुआ था कि सब अपना जो सामान होगा अतिक्रमणकारियों द्वारा जो अतिक्रमण किया हुआ है उसमें वो अपना सामान हटाने के लिए उनको नोटिस दिया गया था, पर उन्होंने कुछ लोगों ने अपना सामान हटाया तो उनका घर टूट गया, और बाकी जो बचा है उन पर भी आगे कार्रवाई होगी शासन प्रशासन की उपस्थिति में। महासमुंद की खबर है, जहां पर नेशनल हाईवे स्थित भगत देवरी में किसानों और ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पिथौरा ब्लॉक के धान उपार्जन केंद्र डोंगरी पाली को छोटे लोरम शिफ्ट किए जाने के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों ने भारी नाराजगी देखी गई। इसके विरोध में किसानों ने हाईवे पर चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि उपार्जन केंद्र को दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाने से उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे परिवहन में अधिक लागत आएगी और प्रक्रिया में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर शासन प्रशासन अपना निर्णय वापस नहीं लेता है तो वे आने वाले दिनों में और उग्र आंदोलन, बड़े पैमाने पर चक्का जाम और कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। वहीं दूसरी ओर संभावित तनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हमारे यहाँ 2022 से धान खरीदी संचालित रही से आज शासन ला का परेशानी होगी कि शासन हमारे ऊपर सौतेला व्यवहार करी, जो 3 साल से संचालित होगी से इसमें 4था साल भी चालू होगी। 17 तारीख के हमारे यहाँ टोकन भी कट चुकी और टोकन कटे के बाद धान खरीदी भी हो गई, बोरा गिर गए, ओकर बाद सरकार ला का परेशानी हुई तो यकायक 1 घंटा में सॉफ्टवेयर बदल के हमारे यहाँ ले हटा दिए गई। ओकरे विरोध में हमन जो है हमारे गांव के हमार लाल माटी के भैया मन कुछ रही है, एक साथ हमन जो है NH 53 में आज चक्का जाम करे हम। वर्ष 2022 से डोंगरीपाली धान उपार्जन केंद्र संचालित रही से लगातार 4 साल संचालित होने के बाद शासन प्रशासन द्वारा दिनांक 17 तारीख 17/11/2025 के अभी धान खरीदी शुरू होने के बाद अचानक 5 बजे 17 तारीख के 5 बजे सॉफ्टवेयर बदल के छोटे लोरम कर दी से तारतम्य में आज हमारे ग्राम पंचायत डोंगरीपाली 6 के लाल माटी और ग्राम डोंगरीपाली के किसान मन नेशनल हाईवे 53 में चक्का जाम कर रहे हैं। हमारे शासन प्रशासन से मांग है कि यथावत पुनः डोंगरीपाली में धान उपार्जन केंद्र स्थापित किया जाए। शासन प्रशासन द्वारा आज हमला आश्वासन दिए कि 4 दिन के अंदर फिर से पुनः ग्राम डोंगरीपाली में धान उपार्जन केंद्र व्यवस्थित किए जाए। यदि प्रशासन द्वारा व्यवस्थित नहीं किया जाए की स्थिति में फिर से पुनः चक्का जाम और कलेक्ट्रेट के घेराव किए जाए। मोर नाम देवेंद्र पटेल है, मैं ग्राम लाल माटी के हूँ और हमारा शासन से मांग है कि हमारा जो जगह रही बोला वहीं यथावत रखा जाए और छोटे ग्राम से वो जो कर्ज है बोला वापस यहाँ डोंगरीपाली में यथावत रखा जाए, यही हमारा सबकी मांग है। लेकिन हम चक्का जाम कर रहे हैं। अब आश्वासन 2 दिन के समय मांगे हम लोग से, 2 दिन बाद इसके बारे में बताएंगे बोला गया है शासन की तरफ से। अब वो 2 दिन का हम लोग अब देख रहे 2 दिन बाद नहीं होगा फिर से चक्का जाम करेंगे हम लोग। जैसे आपकी मांगे पूरी नहीं, अब आगे फिर से हम लोग चक्का जाम करेंगे। अब हमारा जवाब हमको सही नहीं मिला तो हम फिर चक्का जाम करेंगे इसके बारे में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय दिशा समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं की प्रगति की व्यापक और विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे और सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाए।
आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि दिशा समिति की बैठकें अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इन्हीं बैठकों के माध्यम से केंद्र पोषित योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाती है। उन्होंने निर्देश किया है कि प्रत्येक 6 माह में दिशा समिति की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। उन्होंने ये भी बताया कि 26 विभागों के अंतर्गत कुल 81 योजनाएं संचालित हो रही है। मुख्यमंत्री ने सांसदों से आग्रह किया है कि वे जिले स्तर पर आयोजित प्रत्येक तिमाही दिशा समिति की बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बैठक की नियमितता, बेहतर समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि यह समिति विकास कार्यों की दिशा तय करने वाली प्रमुख संस्था है। छत्तीसगढ़ में अब आवारा कुत्तों की सूचना देने स्कूलों में नोडल नियुक्त होंगे। स्कूल के प्राचार्य या संस्था प्रमुख नोडल नियुक्त होंगे जो स्कूल के आसपास आवारा कुत्तों की सूचना देंगे। नज़दीक के डॉग कैचर नोडल अधिकारी को सूचना देंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी डीएओ को इस आशय का पत्र भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह पत्र जारी हुआ है। इस मामले में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों पहले बलौदाबाजार जिले के स्कूल के मध्याह्न भोजन को कुत्ते ने जूठा कर दिया। उच्च न्यायालय के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को हर्जाना लगाया गया, जिसमें सभी बच्चों को हर्जाना राशि दिया जाए, जिसके तहत 22 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार ने दी है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक निर्देश आया है। उस निर्देश के तहत कोई ऐसा स्कूल परिसर जहां मध्याह्न भोजन बनता है उसके आसपास किसी भी प्रकार के जानवर ना घुसे, उसकी सतर्कता रखने के लिए जवाबदेही तय की गई है। इस मामले में अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कुत्तों की सूचना देने के स्कूल के नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है तो इस पर टिप्पणी करने का हमें अधिकार नहीं है। जहां तक शिक्षकों के संबंध है, सभी काम में उन्हें लगाया जाता है, तो ऐसे में वह पढ़ाई कब करवाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि शिक्षकों के विभिन्न तरह के काम कराए जाने की वजह से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। कल लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा एक आदेश निकाला गया है कि छत्तीसगढ़ में जितने आवारा कुत्ते हैं वहाँ की निगरानी जो है संस्था प्रमुख जो है, स्कूल के संस्था प्रमुख के द्वारा की जाएगी और सूचना जो है वो स्थानीय प्रशासन को दिया जाएगा करके। तो मुझे लगता है कि यह आदेश पूर्ण रूप से अव्यावहारिक है, क्योंकि शिक्षकों को बहुत सारी ऐसी अन्य जिम्मेदारी है जिससे कारण से शिक्षक जो है पढ़ाने के साथ साथ गैर शिक्षकी कार्यों में लिप्त हैं। यदि वर्तमान में देखा जाए तो बीएलओ का कार्य चल रहा है, उसके बाद जनगणना का कार्य है और तमाम प्रकार के ऐसे बहुत सारे अन्य गैर शिक्षकी कार्य हैं, उसमें शिक्षक पहले से ही उलझे हुए हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और समय पालन को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए मंत्रालय में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली यानी कि AEBS लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में AEBS अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। उसके लिए GAD ने सभी संभागायुक्त और कलेक्टरों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के समस्त कार्यालयों में कार्यरत शासकीय सेवकों की उपस्थिति के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली प्रारंभ किया जाना है।
आपको बता दें कि पूर्व में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में ई ऑफिस में ऑन बोर्डिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। ऐसे में निर्देश दिया गया है कि आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को यथाशीघ्र प्रारंभ किए जाने के लिए संलग्न प्रारूप में 28 नवंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से जानकारी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि ई ऑफिस के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी ही आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के नोडल अधिकारी भी होंगे। बिलासपुर की खबर है, जहां पर राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। वहीं अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा को नए महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। उनका आदेश विधि और विधायी कार्य विभाग ने जारी किया है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रफुल्ल एन भारत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा था। आपको बता दें कि विवेक शर्मा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति RS शर्मा के सुपुत्र हैं। शासन की ओर से कई महत्वपूर्ण मामलों में दमदारी के साथ अपनी उपस्थिति देने के कारण विवेक शर्मा सुर्खियों में रहे हैं। वो वर्तमान में चर्चित लीडर स्कैम, कोल स्कैम और ACB से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में शासन की ओर से जबरदस्त उपस्थिति दे चुके हैं। इनके पिता छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पद पर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। जिले के मोपका पुलिस चौकी में 2 आरक्षकों की शराबखोरी का वीडियो वायरल होने के बाद SSP रजनेश सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया है। लाइन अटैच किए गए आरक्षकों में शामिल थे संतोष राठौर और धनेश साहू। आपको बता दें कि एक युवक किसी काम से मोपका चौकी पहुंचा था। इस दौरान उसने एक कमरे में 2 आरक्षकों को बैठकर शराब का पैक बनाते हुए देखा। उसके बाद पुलिस ने तुरंत वीडियो रिकॉर्ड किया और बाद में इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो शूट करते देख आरक्षक संतोष राठौर आपा खो बैठे और युवक पर बरस पड़ा। बताया जा रहा है कि उसने युवक से न केवल बहसबाजी की बल्कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी। यह पूरी घटना वीडियो में साफ तौर पर देखी जा सकती है। फिलहाल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। शासकीय कर्मचारियों के साथ लोन फ्रॉड का खुलासा हुआ है। दरअसल स्पर्श एडवर्टाइजर और RV ग्रुप नामक कंपनियों ने शासकीय कर्मचारियों को लोन की 50% राशि देकर पूरा लोन कंपनी द्वारा चुकाए जाने का प्रलोभन भी दिया था। आशंका जताई जा रही है कि 1 साल के भीतर दोनों कंपनियों ने मिलकर लगभग 300 करोड़ का लोन फ्रॉड किया है। इस मामले में रायपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने 4 अप्रैल 2025 को 2 महिलाओं समेत 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी जेल में बंद हैं, लेकिन 1.5 महीने की जांच में पुलिस यह पता नहीं लगा सकी है कि जमा रकम कहां गई और अब इस घोटाले में SIT जांच की जरूरत महसूस होने लगी है। आपको बता दें कि पीड़ित शासकीय कर्मचारियों ने RBI से मामले की शिकायत करते हुए बैंकों पर भी साठगांठ कर घोटाला करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि साल भर पहले रायपुर के DM प्लाजा में पहले माले में एक ऑफिस खुलती है जिसका नाम स्पर्श एडवर्टाइज़र प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ एक स्कीम शुरू की जाती है। स्कीम में ये होती है कि कोई भी शासकीय कर्मचारी यहाँ अपने दस्तावेज लेकर आएगा और उसके नाम पर लोन दिया जाएगा। स्कीम के तहत जो भी EMI होगी वो पूरी कंपनी पटाएगी और लोन का 50% उक्त सरकारी कर्मचारियों को दे दिया जाएगा। कई शासकीय कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने लोन की आधी रकम कंपनी में ही FD करा दी। इससे 50% जो रकम मिलने वाली थी वह रकम भी डूब गई। पीड़ितों ने RBI से भी बैंक की भूमिका एवं लोन प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। नगर निगम जल्द ही राजधानी की सभी संपत्तियों का व्यापक और तकनीकी आधारित नया सर्वे शुरू करने जा रहे हैं। निगम सूत्रों के अनुसार इस माह के अंत तक सर्वे प्रक्रिया का शुभारंभ किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम एक निजी कंपनी के साथ अनुबंध की तैयारी में है। वर्क ऑर्डर जारी होते ही कंपनी घर घर जाकर संपत्तियों का सर्वे करेगी। उद्देश्य उन संपत्तियों को टैक्स के दायरे में शामिल करना है जो अब तक निगम के रिकॉर्ड से बाहर है। साथ ही पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल और सटीक रूप से अपडेट करना भी है। नगर निगम द्वारा अंतिम बार सर्वे 2017 और 2018 में विश्व बैंक की सहायता से GIS तकनीक पर आधारित कराया गया था। उस समय करीब 3.52 लाख संपत्तियों को निगम के रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। लेकिन इसके बाद शहर का तेजी से विस्तार हुआ और बड़ी संख्या में नए आवासीय व्यावसायिक भवन, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट और प्लॉटिंग प्रोजेक्ट विकसित हुए। निगम का अनुमान है कि पिछले सर्वे के बाद से लगभग 50 से 60 हजार नई संपत्तियां रिकॉर्ड में नहीं जुड़ पाई। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।